हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी योर स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की स्टोरी। फाइनली देयर मैरिज इज हैपनिंग। प्रीवियस चैप्टर वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी। आप लोग समझ ही सकते हो कि कैसे अब से ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। तो देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट। समीरा के फैमिली में किसी को भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था इस शादी को लेकर, क्योंकि वो जानते थे कि वो अगर प्रोटेस्ट भी करे तब भी समीरा के पापा नहीं सुनने वाले थे। उनमें से समीरा की दादी ही एक थी जो इस शादी को फुल्ली सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अपनी चुपचाप वहीं पे बैठी रहती है। वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी उन लोगों के सामने, बट वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। अवनी की माँ भी ये समझ जाती है, पर वो अवनी को इग्नोर करती है और समीरा के पापा के साथ उनकी शादी का डिस्कशन करने लगती है। उन लोगों को समीरा और अवनी की फीलिंग्स का कोई परवाह नहीं था। अवनी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि वो अपने आंसू को संभाले, पर वो संभाल नहीं पा रही थी। इवेंचुअली अवनी की माँ और अवनी वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जब घर पहुँचते हैं तो अवनी सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अवनी की माँ भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो जानती थी कि अवनी बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, तो वो कहती है, अवनी बेटा सुनो, मेरी मेरी बात सुनो। अवनी गुस्से से उसकी माँ की तरफ टर्न होती है और कहती है, अभी भी कुछ बोलना बाकी है आपका? जो आप कह के आई है वहाँ पे काफ़ी नहीं था मुझे हर्ट करने के लिए? अवनी की माँ कहती है, बेटा मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो मेरी बात तो सुन ले 2 मिनट। समीरा अच्छी लड़की है। अवनी कहती है, मैंने क्लियरली कहा था कि मुझे शादी नहीं करना है। आप ही तो थे जिससे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी माँ, और आपने ही मुझे धोखा दे दिया। आपने ही मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी है। आप जाइए यहाँ से। और हाँ, मैं ये शादी से मना नहीं करूँगी, क्योंकि आपने मिस्टर चौहान से वादा किया है। और आप समझ लीजिएगा कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है इतने दिन, जो कुछ भी सहा है मेरे लिए, उन एहसानों का बोझ उतार रही हूँ मैं। अवनी की बातें अवनी की माँ को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है, पर फिर भी वो कहती है, बेटा तू मुझे गलत समझ रही है, तू मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करने दे। पर अवनी अपनी रूम का दरवाज़ा ज़ोरों से बंद करके लॉक कर देती है और रोने लगती है। अवनी की माँ के आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो जानती थी कि अवनी इसके बाद से उनसे नफ़रत करने लगेगी, पर फिर भी उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो उनसे मुकरना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसमें अवनी की ही भलाई थी। अवनी बाथरूम में जाती है, शावर ऑन करती है और उसके नीचे बैठ जाती है। वो चुपचाप बस रो रही थी और उसे अपना बचपन याद आता है। अवनी का बचपन बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। उसे नहीं पता था कि उसके पापा कौन हैं। इसी वजह से वो अवनी के माँ और अवनी को बहुत ही ज़्यादा बुली करते थे। अवनी अपने माँ को बहुत बार पूछी थी कि उसके पापा कौन हैं, पर वो कभी कोई आंसर नहीं देते थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। अवनी की माँ अवनी को प्यार तो करती थी, पर उसे कभी टाइम नहीं दे पाते थे ठीक से। अवनी को अपने मामा मामी के साथ रहना पड़ता था, क्योंकि अवनी की माँ को बिजनेस के काम से बाहर जाना पड़ता था। अवनी के कज़िन्स बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थे और अवनी को बहुत ही ज़्यादा बुली करते थे। उसके मामा मामी भी उतने ज़्यादा अवनी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अवनी के नाना नानी ने मेहरा इंडस्ट्री को अवनी के माँ के नाम कर दिया था। अवनी एक बहुत ही शांत बच्ची थी, इसीलिए वो कभी उन लोगों का कंप्लेंट अपनी माँ से नहीं करती थी। अवनी भी जानती थी कि अवनी के माँ को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होना पड़ता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती थी। खेल खेल में एक दिन अवनी की कज़िन उसे ज़ोरों का धक्का मारती है और उसे स्विमिंग पूल में गिरा देती है। अवनी को स्विमिंग नहीं आता था, तो वो ऑलमोस्ट मर ही चुकी थी, बट जैसे तैसे करके उसे बचाया गया था। अवनी ने फिर भी कुछ नहीं कहा अपने माँ से, और अवनी के माँ ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। इससे अवनी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसकी माँ ऐसे ही थी। वो कभी अवनी से कुछ नहीं कहती थी, कुछ नहीं पूछती थी। वो हर वक्त अपने बिजनेस में ही फोकस्ड रहती थी। वो थर्ड ग्रेड में थी, तभी एक दिन उसके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, पर अवनी की माँ ऑब्वियसली बिजी थी, तो वो पेरेंट टीचर ने मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। अवनी के क्लासमेट अवनी को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रही थी
ये कह के कि वो अनाथ है, उसकी माँ का नेचर भी कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसके पापा उसे छोड़ गए हैं। तो ऐसे ही कुछ बहुत ही हार्श बातें वो लोग कर रहे थे। अवनी को बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी लगता है और दर्द भी होता है। वो उन लोगों को आंसर तो देना चाहती थी, पर उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। तो उस दिन रात को जब अवनी की माँ घर आती है तो अवनी उनसे कहती है, माँ, वो हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग थी आज, आप नहीं आई, तो टीचर ने बोला है कि आप उनसे जाके मिल लेना। अवनी की माँ काम के प्रेशर की वजह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड थी, तो वो कहती है, हाँ वो थोड़ा काम था मुझे, मैं तुम्हारे टीचर से बात कर लूँगी, तुम जाओ, जाके सो जाओ। अवनी वहाँ से नहीं जाती। वो हेजिडेंट होकर उसकी माँ से पूछती है, माँ प्लीज़ बताइए ना, मेरे डैड कहाँ पे है? क्लास के सभी बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, आपके बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा। अवनी की माँ अवनी को कहती है, देखो अवनी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं तुम्हारे पापा के बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ। तुम उस टॉपिक को छोड़ क्यों नहीं देती हो? और अगर इरिटेट करते भी है तो इग्नोर करो ना उन लोगों को। अवनी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है, आपको मुझे बताने में प्रॉब्लम क्या है? आप आप तो चली जाती हो ना काम में, पर मुझे तो उन सभी लोगों का ताना सुनना पड़ता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, वो लोग मुझे बुली करते हैं। अवनी की माँ गुस्से से अवनी को घूरती है और कहती है, जस्ट शट अप अवनी, तुम मेरी वजह से नहीं, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे हर वक्त ताना सुनना पड़ता है। पता नहीं क्यों मैंने ये डिसीजन ली। उस दिन उस मनहूस आदमी के साथ अगर तुम भी चली जाती ना तो बहुत अच्छा होता। अवनी बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है ये सुनकर और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अवनी की माँ भी बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करती है, सोचती है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया उसे। फिर अवनी की माँ उसे मनाने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, खेलती है, उसे सॉरी भी कहती है। पर अवनी के मन में ये बात बैठ जाती है कि अवनी की माँ अवनी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर कहीं ना कहीं उनके मन में ये रिग्रेट था कि उन्होंने अवनी को जन्म देकर कोई बड़ी गलती कर दी है। अवनी कुछ नहीं कहती उसकी माँ से, वो उस दर्द को छुपा लेती है और नॉर्मल रहना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अवनी तब 7th ग्रेड में थी। तब अवनी की माँ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहने लगी थी बिज़नेस के काम से, क्योंकि मेहरा इंडस्ट्रीज़ तब बिज़नेस के आसमान में एक नई ऊंचाई पे जा रहा था। अवनी की माँ इतनी बिज़ी रहने लगी थी कि अवनी की मुलाकात अपनी माँ से शायद ही कभी महीने में एक बार हो पाता था। अवनी एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और शांत स्वभाव की लड़की थी। वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट भी थी, इसीलिए टीचर्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन अवनी स्कूल से वापस आ रही थी, तभी कुछ आवारा लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। तो अवनी जैसे तैसे करके वहाँ से अपने घर में चली आती है। ऐसे ही रोज़ दिन अवनी जब स्कूल से वापस आती थी तो वो आवारा लड़के उसे छेड़ने लगते थे। बाकी बातों की तरह ये बात भी अपनी अपनी माँ को नहीं कहती। वो सोचती है कि खामोखा ही डिस्टर्बेंस होगा उसकी माँ को, इसीलिए। पर किस्मत का तो कुछ और ही खेल था। ऐसे ही एक बारिश के दिन जब अवनी अपने स्कूल से वापस आ रही थी, वही आवारा लड़के उसे किडनैप करते हैं और फिर उसकी इज्जत लूटकर उसे एक डंप यार्ड में फेंक कर चले जाते हैं। जब अवनी की माँ को ये पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है खुद के ऊपर, क्योंकि अवनी ने उन्हें कुछ नहीं कहा कि ऐसे ही कुछ आवारा लड़के उसे बार बार छेड़ रहे थे। अवनी इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी कि वो खुद की जान लेने की भी कोशिश करी थी 2-3 बार। वो अपनी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, ना ही वो अपनी माँ से बात करना चाहती थी। इसी वजह से अवनी को लेकर अवनी की माँ दिल्ली से मुंबई चली जाती है। वहाँ पे जाके अवनी की माँ अवनी को एक बहुत ही अच्छा सा साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाती है और कुछ सेशंस के बाद अवनी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। उसे पूरी तरह से ठीक होने में 2-3 साल लग जाते हैं। वो टाइम अवनी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि अवनी की माँ अवनी का तो बहुत ही ज़्यादा केयर करती थी और ओवर प्रोटेक्टिव भी थी, पर उसे ठीक से टाइम नहीं दे पाती थी। उनके रिलेटिव्स बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोलते थे अवनी के बारे में। अवनी की माँ को ये सब कुछ सुनना पड़ता था। वो दोनों जब भी कोई फैमिली फंक्शंस में जाते थे
तब भी उनके रिलेटिव्स बहुत ही ज़्यादा उन्हें जलील करते थे। ये सब कुछ देखते हुए सहते हुए अवनी बड़ी होती है। इवन जब अवनी उसकी माँ को कहती है कि उसे लड़कियाँ पसंद है, उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब भी अवनी की माँ ने उसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। उस वक्त भी अवनी की माँ को बहुत ही ज़्यादा सुनना पड़ा था अपने रिलेटिव्स से। इसीलिए अवनी ना बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करती थी। वो खुद को एक बोझ समझती थी अपनी माँ के ऊपर। बाद में जब शनाया के साथ अवनी का ब्रेकअप होता है और वो लोग लंदन चले जाते हैं, अवनी उसकी माँ को ऑलरेडी ये बात क्लियर कर चुकी थी कि वो किसी से शादी नहीं करना चाहती, ना ही किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहती है। वो बस अपनी लाइफ अपनी तरह से शांति से जीना चाहती है। फिर भी अवनी की माँ ने अवनी को बिना कुछ बताए ये डिसीजन लिया था और सब कुछ फाइनलाइज भी हो गया था। इसीलिए अवनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी अपनी माँ के ऊपर। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसकी माँ अभी भी रिग्रेट करती है उसे जन्म देकर। इसीलिए उसकी लाइफ को एक बिजनेस डील की तरह ट्रीट करके शादी फिक्स कर दी। अवनी इतनी ज़्यादा परेशान और गुस्सा थी कि वो अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनना चाहती थी। वो समझना ही नहीं चाहती थी कि उसकी माँ का भी कोई रीज़न होगा, इसीलिए उसने शादी फिक्स की है। दूसरी तरफ समीरा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके अपनी कमरे की हर एक चीज़ तोड़ फोड़ कर रही थी। ये आवाज़ सुनकर समीरा के मॉम डैड उसके कमरे में जाते हैं और कमरे का हालत देखकर समीरा के पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और समीरा के ऊपर चिल्लाते हैं, समीरा स्टॉप इट, व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विथ यू। समीरा की आंखें गुस्सा और अल्कोहल की वजह से बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुका था। वो गुस्से से अपने डैड की तरफ देखती है और कहती है, आपने ये क्यों किया? बिना मुझसे कुछ पूछे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपने मेरे लाइफ को तो पूरे बिजनेस डील ही बना दी। माँ आप कुछ क्यों नहीं कह रही है? रोकिए ना इन्हें। समीरा के पापा समीरा को बहुत ही शांत तरीके से कहते हैं, तुम भूल गई हो क्या कि तुम्हारी लाइफ की हर एक डिसीजन मैं ही लेता हूँ और तुम्हारी शादी भी मेरी मर्ज़ी से ही होगा। चुपचाप फ्रेश होकर सो जाओ और अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीरा ऑलरेडी रोने लगी थी। वो फिर से अपनी पापा को कहती है, पापा बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, पर प्लीज़ ये मत कीजिए। मेरी और अवनी दोनों की लाइफ ख़राब हो जाएगी, प्लीज़। आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। समीरा की माँ भी जानती थी कि ये ठीक नहीं हो रहा है, पर वो कुछ नहीं कह पाती। समीरा के पापा कुछ न कहते हुए वहाँ से समीरा के माँ के साथ चली जाती है और समीरा वहीं ज़मीन पे बैठकर रोने लगती है। एक हफ्ता बीत जाता है। शादी के दिन वो एक बैंक्वेट हॉल में होते हैं। समीरा और अवनी का शादी एक प्राइवेट वेडिंग था। कोई मीडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो कोई नहीं जानता था कि उन दोनों का शादी हो रहा है। समीरा और अवनी किसी से कोई बात नहीं करते। वो चुपचाप शादी के रस्में पूरे करते हैं। उन दोनों के अलावा बाकी सभी बहुत ही खुश थे। वो सभी लोग समीरा और अवनी के फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। जब विदाई का टाइम आता है तो अवनी की माँ अवनी को हक करती है, पर अवनी कुछ नहीं कहती, ना ही वो रोती है। वो बस अपनी माँ को एक जेंटली हक बैक करती है और दूर हो जाती है। अवनी की माँ समीरा को कहती है, बेटा तुम ज़रा इधर आना, तुमसे कुछ बात करना है। समीरा कुछ ना कहते हुए अवनी की माँ के साथ चली जाती है। अवनी की माँ समीरा से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की शादी जिस तरह से हुई है, तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा एक दूसरे से एडजस्ट करने में। फिर भी मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम अवनी का ख्याल रखना। वो खुद का ख्याल नहीं रख सकती है ठीक से और हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसती रहती है। आई होप कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि अवनी तो मुझसे बात नहीं कर रही है। अवनी ने बचपन से लेकर आज तक बहुत कुछ सहा है। अपना दर्द हमेशा अपने दिल में छुपा के रखती है, किसी को नहीं बताती, मुझे भी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो समीरा, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो और तुम ही हो जो समीरा को ठीक से संभाल पाओगी। ऐसे कह के अवनी की माँ अपना आंसू पोंछती है। समीरा गुस्सा तो थी इस शादी को लेकर, पर वो अवनी की माँ का दर्द भी समझ रही थी। इसीलिए वो कहती है, डोंट वरी आंटी, मैं अवनी का अच्छे से ख्याल रखूँगी। फिर अवनी और समीरा समीरा के घर चले जाते हैं। फिर बची कुची जो रस्में थी वो भी पूरा हो जाता है। अवनी बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रही थी।
वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रहती है। तो दादी कहती है, अरे बेचारी थक गई होगी, उसे समीरा के कमरे में ले जाओ। समीरा फिर अवनी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वो दोनों बहुत ही ऑकवर्ड थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं रहे थे। वो दोनों जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि समीरा का बेड बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। ये सब देखकर समीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत जाकर वो फ्लावर्स, रोज़ पेटल्स, ये सब कुछ हटाने लगती है। समीरा गुस्से से बड़बड़ाती हुई कहती है, मैंने इन लोगों को कितनी बार मना किया था कि ये सब ना करें, पर कोई सुनेगा तब ना, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। अवनी ये सब चुपचाप सुन रही थी और इधर उधर देख रही थी कमरे को। कमरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा और एस्थेटिकली सजा हुआ था। अवनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर वो समीरा से कहती है, अगर आपका हो गया हो तो क्या हम बात कर सकते हैं अभी? समीरा अवनी की तरफ ना देखते हुए कहती है, नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है। तो अवनी कहती है, देखिए हम दोनों ही इस शादी में फंस चुके हैं और अभी हम निकल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि जब तक हम इस शादी से निकल नहीं पाते, कोई सल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, तब तक के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। ये सुनकर समीरा अवनी की तरफ घूमती है, पर वो फ्रीज हो जाती है समीरा को देखकर। अवनी ने एक रेड लहंगा पहनी हुई थी। उसके बाल हाफ अप हाफ डाउन स्टाइल में बंधा हुआ था और मिनिमम मेकअप। अवनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस लहंगे में उसकी परफेक्ट बॉडी शो हो रहा था। समीरा की तो बोलती बंद हो जाती है। अवनी ये सब नोटिस नहीं करती और कहती है, हम दोनों एक ही कमरे में रहने वाले हैं, तो इसीलिए तुम बिना पूछे मेरी कोई चीज़ टच भी मत करना, मेरे पर्सनल स्पेस में मत आना, अपने कबर्ड का एक साइड खाली कर दो, मुझे अपनी चीज़ें रखनी है, और लास्टली ये बेड आज से मेरा हुआ, तुम काउच पे सोना। ये सुनकर समीरा को होश आता है और वो कहती है, व्हाट? ये मेरा बेड है, तुम जाकर काउच पे सोओगी। अवनी कहती है, जी नहीं, मैं बेड पर ही सोऊंगी। ऐसे कह के समीरा बेड की तरफ जाती है, एक ब्लैंकेट और पिलो उठाती है। फिर समीरा को वो पकड़ा देती है और कहती है, ये रहा तुम्हारा सामान। समीरा गुस्से से उन चीज़ों को बेड पर पटकती है और कहती है, हाउ डेयर यू अवनी, तुम मेरे ही कमरे में आकर मुझे ही उल्ट दिखा रही हो। अवनी फिर से उस ब्लैंकेट और पिलो को उठाती है और समीरा की तरफ फेंकती है। फिर कहती है, देखो समीरा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन है और तुम मुझे इरिटेट मत करो, जाओ यहाँ से। समीरा फिर से उस पिलो और ब्लैंकेट को बेड के ऊपर पटकती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये मेरा बेड है और मैं ही यहाँ पे सोऊंगी। ऐसे कह के समीरा बेड पर लेट जाती है। अवनी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो समीरा का हाथ पकड़ती है और उसे खींचने लगती है, उठो यहाँ से, उठो, मुझे सोना है, तुम जाकर काउच में सो। समीरा भी कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। फिर अवनी एक पिलो लेती है और समीरा को मारने लगती है। फिर समीरा भी एक पिलो लेती है और अवनी को मारने लगती है। ये दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह फाइट कर रहे थे। अचानक उनके दरवाजे में एक नॉक होता है और बाहर से समीरा की माँ कहती है, समीरा, ज़रा दरवाज़ा खोलना। अंदर समीरा और अवनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पूरा कमरा पीलो के फोम से गंदा हो गया था। तो अवनी समीरा को कहती है, अरे तुम्हारी माँ यहाँ पे क्या कर रही है? समीरा कहती है, अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ यहीं पे हूँ, मुझे कैसे पता होगा? अवनी कहती है, तू यहाँ पे क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर डोर ओपन करो। समीरा अवनी को घूरते हुए कहती है, कमरे की हालत देखी है, बच्चों की तरह लड़ रही थी मेरे साथ। अवनी कहती है, हाँ तो मुझ पर क्यों ब्लेम डाल रही हो, तुम ही तो मेरे साथ फाइट कर रही थी, मैंने तो कब का कहा था कि जाओ जाकर काउच पे लेट जाओ, और तुम्हें तो बेड ही चाहिए है ना? समीरा फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम जाओ और जाके ये सब कुछ क्लीन करो, मैं मम्मी से बात करके आती हूँ। ऐसे कह के समीरा दरवाजे की तरफ जाने ही वाली थी, तभी अवनी को वॉल पे एक छिपकली दिखती है और वो छिपकली से बहुत ज़्यादा डरती थी। तो अवनी डर के मारे चिल्लाने लगती है और समीरा को हक कर लेती है, आ मम्मी मर गई, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। समीरा की मॉम अवनी की आवाज़ को सुनती है और वो तो कुछ और ही समझ रही थी, तो वो कुछ न कहते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ अंदर समीरा अवनी को कहती है, क्या क्या हुआ है? तो अवनी कहती है, वो वहाँ पे एक छिपकली है। समीरा सीलिंग के ऊपर वो छिपकली को देखती है और कहती है,
ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। रुको, मैं अभी कुछ करती हूँ। ऐसे कह के समीरा उस छिपकली को वहाँ से भगा देती है। अवनी ने अभी तक समीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। समीरा ये नोटिस करती है और फिर कहती है, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, छिपकली तो कब का भाग गया। शायद माँ भी चली गई होगी अभी तक। मैं देख के आती हूँ, तुम तब तक फ्रेश हो जाओ। वो दोनों मानो कि भूल ही चुके थे कि वो दोनों गुस्सा थे अपने फैमिलीज़ के ऊपर मैरिज को लेकर। समीरा नीचे जाती है और अपनी माँ को कहती है, आप चली क्यों आई, मैं तो बाहर ही आ रही थी। समीरा की माँ समीरा को एक टीजिंग स्माइल देते हुए कहती है, वो तुम दोनों बिजी थे ना, इसीलिए मैं चली आई। समीरा कहती है, हम दोनों कब बिजी थे। समीरा की माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, वो होता है। समीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रही है। तो वो अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ है माँ, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। तो समीरा की माँ कहती है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, अभी भी सभी लोग सोए नहीं हैं और रात अभी भी बाकी है। ऐसे कह के समीरा की मॉम हंसते हुए किचन से बाहर निकल जाती है। तभी समीरा को समझ में आता है कि ये क्या हुआ। उसका फेस तो बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुका था एम्बेरसमेंट के कारण। वो ब्लश कर रही थी और फिर गुस्से से कहती है, इस अपनी की बच्ची को तो मैं देख लूँगी, इसकी वजह से। ओह शिट। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और मेरी हंसी रुक नहीं रही है। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।